यूएन में यूएन की फंडिंग रोकते ही यूएन को अकल आ गई है और भारत की शर्त क्या मानेगा। भारत से मांगा है मॉडल। जानेंगे यूएन ने ऐसा क्यों किया है। तो वहीं दूसरी तरफ यूएन में इस्लामोफोबिया पर भारत, फ्रांस, इटली जैसे देश एक साथ आकर खड़े हो गए। जियो पॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहली बात यह है कि इस्लामोफोबिया को लेकर यूएन में एक वोटिंग हुई, एक प्रस्ताव लाया गया और इस प्रस्ताव को लेकर आपको बता दें भारत, यूके, इटली, फ्रांस ये 4 देश तो एक साथ दिखे। दरअसल बात क्या थी कि यहाँ पर चाइना ने इस प्रस्ताव को सामने रखा कि दुनिया भर में मुस्लिमों के प्रति नफरत बढ़ रही है और ये नफरत ठीक नहीं है। इसको एक प्रस्ताव के रूप में रखा गया, जिस पर भारत ने क्या कहा मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा इसे सुने। We are in principle opposed to the creation of the post of a special envoy on the basis of a special religion. We trust that the resolution adopted today does not establish a precedent that could result in numerous resolutions centered on phobias tied to specific religions, potentially dividing the United Nations into religious camps. It is crucial for the United Nations to maintain its stance above such religious concerns which have the potential to fragment us rather than unite us under the banner of peace and harmony, embracing the world as one global family. Mr. President, as I conclude, I will state that India stands against all forms of religiophobia, be it यहाँ पे भारत ने कहा कि चलो आप मुस्लिम की बात करते हैं, लेकिन बाकियों का क्या, जिसमें इसके अलावे 1.2 बिलियन हिंदू हैं, 535 मिलियन बुद्ध धर्म मानने वाले हैं, 30 मिलियन सिख धर्म मानने वाले हैं। तो फिर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं आप? क्या उनके प्रति कभी इस तरीके की भेदभाव वाली नीति नहीं आती है? दुनिया भर में क्या वो प्रताड़ित नहीं होते हैं? सिर्फ इस्लामोफोबिया की बात क्या उचित है? रिलीजन फोबिया होनी चाहिए, जिसमें कि सभी धर्मों की बात होनी चाहिए कि सभी धर्मों के साथ किसी के भी साथ ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए। भारत ने इस बात को यहाँ पर रखा और भारत ने बड़े ही जोरदार अंदाज से रखा इस बात को कि अगर प्रस्ताव लाना है तो सबके लिए ये प्रस्ताव लाओ, सिर्फ एक के लिए ये प्रस्ताव क्यों ला रहे हैं। कमाल की बात है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। जस्टिन ट्रूडो ये भी एक बयान देते हैं और बयान में ये कहते हैं कि हाँ जी, हम एक्नॉलेज करते हैं, सच्चाई है, इस्लामोफोबिया कनाडा में भी है, स्ट्रीट ऑनलाइन यहाँ पर हेटफुल क्राइम होते हैं और हमें इसे रोकने के लिए काम करना होगा। कमाल की बात है कि ये यहाँ पर हिंदुओं का नाम नहीं ले रहे हैं जो वहाँ पर बुरी तरीके से परेशान हो रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, कई सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जिसको लेकर कनाडा ये बात नहीं कहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब जबकि भारत ने यहाँ पर अपना विरोध जताया तो जो वोटिंग हुई है, स्क्रीन पर आप उस वोटिंग को देख सकते हैं। इस वोटिंग में जितने आपको ये प्लस साइन वाले देश दिख रहे हैं, वो सारे प्लस साइन वाले देश इन्होंने फेवर में वोट किया है इस प्रस्ताव के, और जो ये क्रॉस साइन वाले दिख रहे हैं ये अब्सटेन कर गए हैं, यानी कि इन्होंने इसमें भाग ही नहीं लिया है। और बहुत कमाल के देश के नाम आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। एक तो अंडोरा, अर्जेंटीना, आर्मेनिया, बेल्जियम, ब्राजील, बुल्गारिया, साइप्रस, एस्टोनिया, आयरलैंड, इटली, ग्रीस, जॉर्जिया, जर्मनी, फ्रांस, फिनलैंड, ये वो देश हैं जो कि काफी चर्चा में रहते हैं। इन देशों ने यहाँ पर स्वीडन और स्विट्जरलैंड, इन देशों में एक नाम यूक्रेन का भी है।
तो ये वो देश हैं जिन्होंने यहाँ पर इस्लामोफोबिया मामले में वोटिंग करने से इनकार कर दिया। खैर, जहाँ एक तरफ ये रिजल्ट आया है तो वहीं दूसरी तरफ आपको याद होगा भारत ने जो फंड देना शुरू किया था यूएन को, उस फंड में इस साल भारी कटौती कर ली थी। और भारत ने जैसे ही इस फंड कटौती करी उसका असर देखने को मिलने लगा। बात तो सही है कि अगर हम आपको फंड दे रहे हैं और एक अच्छा खासा फंड के अलावे सैनिकों की भी तैनाती हो रही है तो हमारी बात को क्यों नहीं सुनी जा रही है। ये भी कहा जाने लगा कि शुरुआती दौर में भारत ने फंड को रोका है और उसके बाद फिर भारत यहाँ पर हो सकता है यूएन में सेना की तैनातियों को भी रोके। अब इससे हड़बड़ाए हुए यूएन ने आखिरकार भारत से कहा कि ठीक है भैया, तुम अपना मॉडल दो, बताओ हमें कि तुम किस तरीके से यूएन में रिफॉर्म चाहते हो। जिसके बाद भारत ने अपना मॉडल दिया है और इस मॉडल को नाम दिया गया है G4 मॉडल। G4 मॉडल में भारत ने कई चीजें साफ करी है, जिसमें कहा है कि आखिरकार क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ये जो मॉडल है, इस मॉडल के आधार पर आज की डेट में जो देखा जाता है कि कुछ देश जो बड़े देश हैं उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, वो चीज हटनी चाहिए। नए परमानेंट मेंबर जो भी बनेंगे उनको जनरल असेंबली के द्वारा लोकतांत्रिक ढंग से चुना जाए, मतलब कि वोटिंग हो और वोटिंग के आधार पर ही परमानेंट मेंबर्स को चुना जाए। दूसरी चीज ये कही गई कि कई सारे एरिया हैं, उन एरिया को दिखलाना जरूरी है, वहाँ का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अभी परमानेंट मेंबर अगर हैं तो जिनके पास वीटो है 5 ही हैं, चाइना, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए। नॉन परमानेंट मेंबर हैं जिनके पास 2 साल का टर्म होता है 10 हैं, अफ्रीका के 3, एशिया के 2, लैटिन अमेरिका के 2, वेस्टर्न यूरोप के 2, ईस्टर्न यूरोप के 1। तो इनका कहना है कि जी नहीं, ये 15 नहीं, 15 से बढ़कर 25 से 26 होने चाहिए और यहाँ पर 6 परमानेंट मेंबर और 9 और भी मेंबर यहाँ पर जुड़ने चाहिए। 2 अफ्रीका के स्टेट से और एशिया पैसिफिक स्टेट से, 1 लैटिन अमेरिका कैरेबियन स्टेट से और 1 वेस्टर्न यूरोप और अदर स्टेट से यहाँ पर जुड़ने चाहिए। भारत ने G4 मॉडल सामने रखा है। इसमें भारत ने कहीं ये नहीं कहा कि हमें ही आप दे दो परमानेंट मेंबरशिप। भारत ने कहा लोकतांत्रिक ढंग से यहाँ पर चुनाव होना चाहिए और चुनाव के बाद यहाँ पर चुना जाना चाहिए। फिर दूसरा मुद्दा था वीटो का मुद्दा। भारत ने कहा कि वीटो को फ्लेक्सिबल रखो। अब फ्लेक्सिबल का क्या मतलब है, तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि 5 देश हैं जिनके पास हाथ में रहा है ये वीटो और अपने उन्होंने कार्यकाल में कभी न कभी इस वीटो का गलत इस्तेमाल किया है, चाहे वो रूस की बात करें, चाइना की बात करें तो और या फिर अमेरिका की बात करें। इस तरह के वीटो हमेशा ही देखने को मिलते हैं जो कहीं से भी ठीक नहीं है। अब रिफॉर्म लाना चाहते हैं लेकिन रिफॉर्म में ही वीटो हो जाता है। ये चीज नहीं होना चाहिए, रिफॉर्म को वीटो से एकदम अलग रखना चाहिए। अब भारत के इस प्रपोजल को साथ देने कौन आया है तो आपको बता दें, साथ देने फ्रांस आया है। फ्रांस ने कहा है कि हाँ जी, भारत ने जो ये प्रपोजल दिया है ये बिल्कुल सही है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।